हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट फरवरी 2016 का जो आपका पेपर हुआ था, उसमें मैथ्स के सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर सीटेट मैथ्स के सॉल्यूशन की एक सीरीज़ चल रही है और 3 वीडियोस मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें मैंने जुलाई 2019, दिसंबर 2018, सितंबर 2016 का पेपर में मैथ सेक्शन सॉल्व करा चुका हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज हम बात करेंगे फरवरी 2016 के सीटेट पेपर के बारे में। पेपर को, इस वीडियो को देखते समय आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पेपर आपके सामने हो, जब आप इस वीडियोस को देख रहे हो फरवरी 2016 का पेपर आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन मैथ्स के आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि वो सीरीज़ के हिसाब से होते हैं, ठीक है। बाकी आप जब पेपर लेकर के बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और उसी क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ पाओगे जब पेपर आपके सामने होगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है, एक घनाभकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है घनाभकार बक्से की। लंबाई कितनी दे रखी है बताओ जरा। लंबाई है इसकी, लंबाई 13 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी दे रखी है बताओ। 11 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है। 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक घनाभकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि 2 बक्से हो गए। एक बक्सा तो ये हो गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। एक कह रहा है कि एक घनाकार बक्सा और है। तो एक, ये तो घनाभ था, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ये तो घनाभ था, ठीक है। ये घनाभ बक्सा था। अब हम घन बक्से के बारे में बात करेंगे, घन के बारे में, ठीक है। तो उसकी भुजा कितनी रखी है। घन बक्से की जो भुजा दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर। घनाकार बक्सा है, उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। तनु जो है इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। ये पैक किए जाएंगे। इसमें उन घनों की संख्या बताइए जो इसमें इन दोनों बक्सों में पैक नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों का आप आयतन निकाल लो और उन दोनों का जो आयतन आएगा उनको जोड़ दो। जोड़ करके हमारा कुल स्पेस आ जाएगा कि हमारे पास जगह कितनी खाली है। भाई वही तो चीज़ है कि एक बक्सा ये है, एक बक्सा ये है, तो इस बक्से में कितनी जगह खाली है वो हम कैसे निकालेंगे। इसका आयतन निकाल के। इस बक्से में कितनी जगह खाली है हम कैसे निकालेंगे। इसका आयतन निकाल के। दोनों बक्से में कितनी जगह खाली है कैसे निकालेंगे। दोनों को जोड़ करके। तो आप पहले घनाभ का आयतन निकाल लो, तो घनाभ की जगह कितनी है वो निकल आएगी। घनाभ का आयतन जब निकालोगे, घनाभ का आयतन मतलब घनाभकार बक्से का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये सूत्र आपको पता होगा। लंबाई 13, चौड़ाई 11, ऊंचाई 9। यहाँ से निकालोगे तो 13 गुणा 11 निम 99 हो जाएगा और 13 निम होते हैं 117 का 7 हासिल 11, 13 निम 117 और 117 और 11 जब देखोगे तो आपके हो जाएंगे 128, ठीक है। 117 और 11 कितने होते हैं, 128 होते हैं। तो इतनी जगह खाली है, किस में खाली है, इतनी जगह खाली है आपके घनाभ बक्से में। घनाकार बक्से में कितनी जगह खाली है। घनाकार बक्से का आयतन निकालोगे जब, घनाकार बक्से का आयतन निकालोगे तो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा की घात 3। भुजा है आपकी 12 गुणा 12 गुणा 12। तो आप यहाँ से 144 गुणा 12 कर लो। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 का 2 हासिल 5, 12 एकम 12, 12 5 17। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना आ गया, कुल मिलाकर के यहाँ पे 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। घन में इतनी जगह खाली है, घनाभ में इतनी जगह खाली है। टोटल कुल
आयतन टोटल जगह निकाल लो कितनी आ जाएगी। तो इसकी कितनी थी 1287 थी, और घन की कितनी जगह खाली है, घन में 1728 खाली है। 7 8 15 का 5 हाथ से लगा 1, 8 और 2 10 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 1 3 7 10 का 0 हाथ से लगा 1, 3015। 3015 की जगह खाली है और 3060 घन हमें पैक करने हैं। 3015 की जगह खाली है, 3060 घन पैक करने हैं। तो कितने घन पैक नहीं हो पाएंगे सर? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3060 घन हमें पैक करने थे, 3060 घन पैक करने थे, 3015 घन की जगह खाली है। तो हमारे कितने घन पैक नहीं हो पाएंगे सर? हमारे 45 घन पैक नहीं हो पाएंगे। और यही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपके में ऑप्शन अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमारे में ऑप्शन नंबर सी है, तो मतलब 45 से आप समझ जाओ कि इसका आंसर जो होगा 45 होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 सेंटीमीटर हैं। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों का योग कितना होगा? भाई दो चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो दो चीज़ें मतलब एक तो यहाँ पर हो गया आयत, एक हो गया आयत, और एक यहाँ पर हो गया वर्ग, ठीक है। एक क्या हो गया? वर्ग। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई आपकी है 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है आपकी? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी? आयत की। ये कह रहा है कि वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। आयत की लंबाई कितनी है? 48, 48 का 2/3, 2/3 मतलब 3 से काटोगे तो आपको 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब यह है कि वर्ग की भुजा सर आ गई 32 सेंटीमीटर। कितनी आ गई वर्ग की भुजा? सर 32 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कह रहा है सर कि दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना होगा। तो दोनों के क्षेत्रफल का जब योग निकालोगे, मतलब पहले आयत के क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 48 गुणा 21, 48 गुणा 21। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको पता है 21 अट्ठे कितने होते हैं? 21 अट्ठे होते हैं 168, 168 का 8 हाथ से लगेगा 16, 21 चौक 84, 84 और 16 को आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा सर 90। कितना आ जाएगा आपका? 90, और 90 की 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल आया कितना आया सर? 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो सर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी आ गई है आपकी? 32 गुणा 32। 32 गुणा 32 अगर आप सर करोगे तो 32 दूनी कितने होते हैं? 64 का 4 हाथ से लगेगा 6, 32 तियाँ कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 96 और 6 आपके हो जाएंगे 102, ठीक है। तो 102 मतलब ये आ गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर सर क्या आ गया? 1024 सेंटीमीटर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। सर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर दोनों का योग कितना होगा। अगर दोनों के क्षेत्रफल का योग आप कर दोगे तो सर 1008 तो ये रहा और 1024 ये रहा। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3, तो आपका जो कुल मिला के क्षेत्रफल आ जाएगा तो सर 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका यह ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ गया सर? तो ये चीज़ आपकी ऑप्शन नंबर बी सही होगी, आपके में ऑप्शन गलत हो सकता है। आगे हम सर अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है 672 गुणा 36 गुणा 25। इसका जो गुणनफल है वो निम्न में से किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 60 दिनों में घंटों की संख्या के, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, या 7 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के। तो इस सवाल को हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, 672 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 672 के जब आप फैक्टर करोगे सर तो आपको कुछ इस तरीके से फैक्टर करने पड़ेंगे।
2 3 6, बचेगा आपका 2 3 6, 2 6 12। फिर आप 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर आप सर 2 से काट दोगे, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर आप 2 से काट दोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काट दोगे 21। फिर आप 3 से काटोगे 7। फिर आप 7 से काट दोगे, फिर आपका आ जाएगा 1। समझ गए इस बात को। अब यहाँ पर आपके फैक्टर क्या आ गए सर? आपके फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। सर यहाँ पर फैक्टर में आप यहाँ से एक चीज़ समझना, फैक्टर में आपका कितना आ गया? फैक्टर में आपका सर 7 आ गया है। फैक्टर में कितना आ गया है? 7 आ गया है। ठीक है, तो 7 का मतलब ये हुआ कि सर 7 का मतलब ये हुआ कि सप्ताह तो जरूर आएगा इसमें। क्या आएगा? सप्ताह जरूर आएगा। तो सर आप ऑप्शन पे आ जाओ। अब ऑप्शन में ये कह रहा है कि 60 दिनों में घंटों की संख्या, इसमें सप्ताह की बात कर ही नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा इसमें 7 आ रहा है तो सप्ताह की बात तो करनी चाहिए उसे। दूसरे ऑप्शन में भी सप्ताह की कोई बात नहीं करना है, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, इसको हटा दो। ऑप्शन आपके 2 बचे, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या और 7 सप्ताह में सेकंडों की संख्या। ठीक है, तो 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो सर आपको ये पता है कि 1 सप्ताह में अगर सेकंडों की संख्या निकालेंगे हम, तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे की अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा, और मिनट की जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर बन जाते हैं यहाँ पर क्या? घंटे। तो आप इसको इस तरीके से बना लो। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो यहाँ पे 7 आ गया, ये 7 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 7 आपने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें इसके आगे क्या बनाना है? 24 बनाना है। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो इसको आपने यूज़ करके 24 बना लिया। ठीक है सर, आपको अब क्या चाहिए? 60 चाहिए। तो आपको सर पता है कि 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, और 4 से 25 गुणा करोगे तो कितना आएगी? 100 आएगा सर। ठीक है, इसके अलावा कितना आएगा सर? 36 आएगा। समझ गए इस बात को। अब आप देखो, इसको मैं नीचे तक लिख दे रहा हूँ, ये हमने फैक्टर किए थे, इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60। ठीक है, अब इसके फैक्टर और कर लो आप। यहाँ पर जब 7 गुणा 24 गुणा, अब इसके जो फैक्टर करोगे तो सर इसके जो फैक्टर आते हैं ना, इसके 6 गुणा 6 आते हैं, और 100 के जो फैक्टर आएंगे वो उसके 10 गुणा 10 आएंगे सर। अब आप देखो 7 गुणा 24 गुणा 10 की 6 से गुणा 60 बन जाएगा, फिर 10 की इससे 6 से गुणा कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। तो देखो सर ये आ गया, इसी की तरह पूरा पूरा आ गया, इसी की तरह आ गया, देखो पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 हफ्ते में सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। इसकी पहचान एक और भी थी कि आप अगर तीसरे चौथे ऑप्शन में से अगर आप ऑप्शन पहचानोगे तो आपका चौथा ऑप्शन देखो कि 7 सप्ताह में सेकंडों की संख्या। तो 7 सप्ताह में सेकंडों की संख्या का मतलब यह है कि सर 7 सप्ताह का मतलब होगा कि 2 बार 7 आएगा, लेकिन हमारे इस फैक्टर में कितनी बार 7 आ रहा है? हमारे इस फैक्टर में एक ही बार 7 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है सर, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी एक नाम है, सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और सुखाने के पश्चात उन्हें 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दिया, तो उसको कुल कितना लाभ हुआ? भाई लाभ का मतलब क्या होगा? लाभ का मतलब क्या होगा? लाभ का मतलब ये होगा कि आप कोई भी चीज़ कम दाम पर खरीदो और अधिक दाम पर बेच दो, तभी तो आपको लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ की जा रही है कि उसने क्या किया, मछली कितनी खरीदी? ताज़ा मछली उसने कितनी खरीदी बताओ? ताज़ा मछली उसने खरीदी है आपकी 2709 किलोग्राम। 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली उसने खरीदी है। ठीक है, और 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी है। तो भाई 2709 किलोग्राम मछली उसने खरीदी और 1 किलोग्राम मछली का मूल्य दे रखा है 27 रुपये प्रति किलोग्राम। तो भाई कितने रुपए उसने लिए होंगे? तो यहाँ पे जो अगर हम निकालें इसका खरीद मूल्य निकाल लें, खरीद मूल्य कितना होगा? 2709 खरीदी है और 1 किलोग्राम कितने की आती है? 1 किलोग्राम आती है 27 रुपये की।
ठीक है। तो सर आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली कर लो। यहाँ पे हम कर लेते हैं 2709 का 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 9 63 का 3 हासिल 6, 6 का 6, 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 3 8 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 2 7। तो यहाँ पर सर आपकी टोटल जो मूल्य आ गया 73,143 रुपये आ गया, किसका, मछलियों का। उसने कितने रुपए में खरीदी, 73,143 रुपये में खरीदी सर। सुखाया गया आप उसको, तो सुखाने के बाद ये कहा जाता है कि सर सुखाया जाता है मछलियों को तो भार 1/3 रह जाता है। तो सुखाने के पश्चात भार कितना रह गया ये बताओ। सुखाने के पश्चात भार कितना रह गया मछलियों का। तो सुखाने के पश्चात जो भार रह जाता है मछलियों का वो सर 1/3 रह जाता है। ठीक है, 3 से काट दो, 3 निम हो जाएगा 27, 3 तिया 9, तो आपका 903 किलोग्राम मछली आपकी अब रह गई। अब वो इन मछलियों को बेचती है। बेचने का मतलब यह है विक्रय मूल्य, किस हिसाब से बेच रही है इन मछलियों को। इन मछलियों को वो बेच रही है आपका, क्या रेट है, रेट है आपका 97.5 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से बेच रही है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो। कैलकुलेशन करवाता सीटेट और कुछ नहीं है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करवाता, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करवाता है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। यहाँ कर लेते हैं 903 97.5, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 निम 45, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 निम 63, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 निम 81, 5 1 1 2, 7 2 9, 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 1 5 3 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 2 8, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दो। तो सर यहाँ से टोटल जो कीमत आ गई 88,042.5 आ गई। ठीक है, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। अब आपको पता है कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से खरीद मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है बताइए, 88,042.5 है। और आप खरीद मूल्य कितना है, आपका खरीद मूल्य सर है 73,143। इसमें से घटा दोगे तो आपका बचेगा 5, 12 में से 3 गए 9 बचेगा, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए तब भी 9 बचेगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 में से 1 गए 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 में से 3 गए 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। तो आपको जो है कुल मिलाकर के कितना लाभ हुआ, 14,899.5 रुपीज़ का लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका 20 है, ये 14,899.5 रुपये का जो है लाभ होता है साबी को। ये था क्वेश्चन आपका, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई बार प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ लिया गया है, हो सकता है आगे भी आपका प्रश्न आ जाए। सवाल बड़ा था, बड़ा मतलब क्या था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अगला सवाल करते हैं, चलिए। अगला सवाल है कि जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगा। अब देखो, बाइसिकल द्वारा उसने 16 किलोमीटर की दूरी तय की। 16 किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है किससे, साइकिल से। और समय कितना लग रहा है इसमें, चाल कितनी है इसकी, चाल है इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी, फिर इसके आगे 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से चल रही है, किससे, स्कूटर से चल रही है। और इसकी चाल कितनी है, चाल है सर इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद अगला 50 किलोमीटर की दूरी, अगली 50 किलोमीटर की दूरी सर
चल रही है कार से और इसकी जो चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर आपसे पूछ रहा है इस दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। तीनों में अलग अलग समय लगा होगा क्योंकि एक साइकिल से, एक स्कूटर से और एक कार से तय की जा रही है, तो अलग अलग समय तो लगेगा ही। टोटल समय पूछ रहा है कुल समय कितना लगा। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है बताओ, दूरी आपकी 16, चाल कितनी है 15। ठीक है, तो ये समय लगा साइकिल से। और यहाँ पे समय कितना लगेगा, यहाँ पे जो समय लगेगा आपका दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है यहाँ पे 20 है, यहाँ कितना है 50, चाल हो गई। यहाँ पे दूरी है 50, यहाँ पे चाल होगी 60। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल समय कितना लगेगा, यहाँ से 15 से इसको भाग दोगे, 15 से इसको भाग दे दो क्योंकि आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, आपके ऑप्शन आपके मिनट में दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं मिनट में। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपकी जो समय आया है ना ये घंटे में आया है। ये किस में आया है, ये घंटे में आया है समय, क्योंकि आपकी दूरी कितनी दे रखी, दूरी किस में दे रखी है, आपकी दूरी दे रखी है सर किलोमीटर में, आपका समय दे आपकी चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपका जो समय निकल के आएगा वो घंटे में आएगा, लेकिन समय आपका पूछ रहा है मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं सर, मिनट में बदलने के लिए हम गुणा कर देते हैं किससे, 60 से। 15 चौक 60, 16 चौक 64, 64 मिनट इसको लगे साइकिल से। 20 बटे 50 है, इसकी 60 से गुणा करेंगे तो 60 से गुणा करोगे 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 से काट दोगे तो 12 पंजे 60 होते हैं, 12 आएगा यहाँ पे, 12 दूनी 24, 24 मिनट लगे इसको स्कूटर से, 24 मिनट लगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इसकी 60 से गुणा करें तो यहाँ पर आपको लगेंगे सर 50 मिनट। कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम यहाँ लगे 64, यहाँ लगे 24, यहाँ लगे 50। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 64 और 24 और इसके अलावा क्या बचा आपका 50, इनको जोड़ दो, 4 4 8, 5 2 7 और 6 13। कितने मिनट लगे सर टोटल, टोटल मिनट लगे आपके 138। तो 138 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो सवाल है वो ये है 1001 गुणा 111, 1001 गुणा 111 बराबर है 1,10,000, 1,10,000 प्लस 11 गुणा खालिस्तान, प्लस 11 गुणा खालिस्तान। यह सवाल है आपका। तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम इसको x मान लें, x मान लें तो इसकी अगर इससे गुणा करेंगे तो सर जब इससे गुणा करोगे तो आपका एक तो आ जाएगा ये 1 2 3 प्लस 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणा x। इसको सर इधर ले आओ। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे कर दिया, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1001 है ना, 1001 को आप 1000 प्लस 1 में तोड़ लो, गुणा 111 कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे ना तो आपका आसान हो जाएगा। तो 111 की जब इससे गुणा करोगे तो 111 1 2 3 प्लस 111 बराबर यहाँ पे 11 गुणा x आ जाएगा। इसको सर इधर लेके आओगे तो आप जब इसको इधर लेके आओगे तो घटाओगे, ये घटेगा इधर आकर के। जब इसको जब घटाओगे आप तो सर यहाँ पे बचेगा 1 2 3 और बाकी आपका 1 में से 0 गया, आपका 1 बचेगा। तो ये आपका 1000 ही बचेगा क्योंकि 1 लाख ये है 11,000, यह है 1,10,000, तो आपका 1000 बचेगा प्लस 111 यहाँ पर पहले के हैं तो 11 गुणा x। तो ये आपका हो जाएगा 1111 बराबर 11 गुणा x की वैल्यू निकालोगे तो 1111 बटे 11। जब इसको भाग दोगे ना सर तो इसका 101 आंसर आएगा। बहुत से लोग जल्दी में क्या करते हैं ना, जल्दी में क्या करते हैं कि यहाँ से इसको काटा 11 एकम 11 11 एकम 11, तो ये आपका गलत हो जाता है। इसका जो आंसर आएगा वो 101 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे आप, भाग तो आपको आता ही होगा। आगे हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 52 है मेरे पेपर में।
अगला जो सवाल है वो ये है कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान। 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ। 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, 5 के नीचे 5 लिख दोगे, उसके आगे जितने भी नंबर होंगे उतने ही जीरो लगा दोगे। ये हो गया। फिर है प्लस 2, 6, 5, 9 में 6 का स्थानीय मान। 2, 6, 5, 9 में 6 का स्थानीय मान। तो 6 के नीचे 6 लिख दोगे, उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं, 600 बराबर 7 गुणा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, हमने मान लिया रिक्त स्थान में x आएगा। 5,600 ये हो जाएगा आपका 5600। 5600 बराबर 7 गुणा x बराबर आ जाएगा बेटा 5600/7। यहाँ पर आ जाएगा 7 अट्ठे 56, मतलब 800 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि 36 और 38 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। 36 और 38 के 36 व 38 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। ये तो कह रहा है 36 व 38 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 गुणा 999 प्लस 9 गुणा रिक्त स्थान। ये कह रहा है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है इस सवाल को। 36 व 38 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। तो सबसे पहले 36 के गुणनखंड निकालो भाई, निकालो। एक तो सभी का होता है, 2 से 36 कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। इसके अलावा किससे कटेगा, 11 से कटेगा नहीं, 12 से कट जाता है, 13 से कटेगा नहीं और 18 से कटेगा ये। इसके बाद सीधे कटेगा 36 से। तो ये हो गए आपके 36 के गुणनखंड। ठीक है। 38 के निकालने हैं, 38 के ही तो निकालने हैं, हाँ सॉरी 48 के निकालने हैं। 48 में देखो एक तो सभी का होता है, 2 से भी कटता है, ये 3 से भी कटता है, ये 4 से भी कटता है, ये 6 से भी कटता है, 9 से कटता नहीं है, 8 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, 9 से 10 से नहीं कटेगा, 11 12 से कटेगा, ये 13 से कटेगा नहीं, 14 से नहीं कटेगा, 15 16 से कटेगा, ये 17 18 19 20 21 22 23 24 से कटेगा ये। इसके बाद सीधे कटेगा 48 से। अब आप देखो सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। सार्वधनात्मक का मतलब ये होगा इन दोनों में कौन से कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से, इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है। ऐसे देखो 4 कॉमन है, 6 भी कॉमन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका 12 कॉमन मिलेगा इसमें। 12 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। अब सार्वधनात्मक गुणनखंड कॉमन कौन कौन से हुए, कॉमन हुए आपके 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12। इनका गुणनफल निकालो। तो निकालने के क्या करोगे आप, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ठीक है। 24 और 6 गुणा करोगे, 24 और 6 की जब गुणा करोगे तो 24 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, 44 144 हो जाएगा गुणा 12, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 12 चौक 48 4 आपको हो जाएगा 52 का 2 हासिल लगेगा 5, 12 कम 12 5 17, 1728 आपका आ गया सर गुणनफल। तो आपका सवाल क्या बना, इसको आप नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ मैं। तो आपका सवाल ये बना 1728 बराबर 999 प्लस 9 गुणा खाली स्थान। यह आपका सवाल बना। तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये घटेगा, घटा दो। अब देखिए, अब जब इसमें से इसको घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा आपका 7 बराबर 9 गुणा x। तो x बराबर आ जाएगा 729/9, 9 से काटोगे 9 8 72, 9 एकम 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 81 आ जाएगी। तो यहाँ पे 81 इसका आंसर हो जाएगा। तो सर अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि यदि
26,679 को 39 से भाग देने पर और 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ से हम शेषफल निकालेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, यहाँ से शेषफल निकालेंगे, यहाँ से शेषफल निकालेंगे, उन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो सर इसका जो भाग लगाओगे तो ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे आएगा 6 निम 54 का 4, यहाँ से लगा 5, 6 3 18, 5 23, घटा दोगे तो आपका 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यहाँ बचेगा 7 उतर आया। अब ये भाग जब लगाओगे सर तो ये आपका लगभग 8 बार देखेंगे। 8 3 24, 8 निम 72, 24, 7 आपका, हाँ 7 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 निम 72 का 2 हाथ लगेगा 7, 8 3 24, 24 और 7 होते हैं 31, ठीक है। तो 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, 9 उतर आएगा, ठीक है। अब इसकी भाग लगाएंगे तो सर ये लगभग जाएगा 4 बार। 4 3 12, 3 15, 4 बार लगा के देखते हैं। 4 निम 36 का 6, यहाँ से लगा 3, 4 3 12, 12 3 15, यहाँ से शेषफल जो आया 3 आया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ये जो आपका कितनी बार जाएगा। अब देखिए इसको जब हम भाग देंगे 34 से तो ये जाएगा आपका सर 8 बार। 8 चौक 32 का 2 हंस लगेगा 3, 8 3 24 और 3 होते हैं आपके 27, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, 9 में 7 गए 2, आपका 0 उतर आएगा। फिर अगर आप इसको भाग लगाओगे तो सर आपका ये जाने वाला है अब 7 बार। 7 चौक 28, 7 3 21, 21 और 2 23, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 चौक 24 का 4, यहाँ से लगा 2, 6 3 18, 2 20, आपको यहाँ से सर आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 1, 5 उतरेगा, ठीक है। अब ये आपका जाएगा सर 4 3 12, 5 3 15, 5 चौक 20, 15 17, ठीक है। 4 बार जाएगा। 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ आपका आएगा 5 में 3 गए 2। तो यहाँ पर शेषफल आया 3, यहाँ पर शेषफल आया आपका 29 और 29 में से जब आप 3 घटा दोगे ना तो आपका बचेगा 26, ठीक है। अब 26 को आपको देना है 18 से भाग। यही तो कह रहा है कि इससे प्राप्त शेषफल का जो अंतर आएगा उसको 18 से भाग देना है। मतलब 26 को आपको 18 से भाग देना है। तो 26 को 18 से भाग दे दो, 18 एकम 18, 16 में से 8 गए 8। तो आपका जो कुल मिलाकर के जो आंसर आएगा वो आएगा 8, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट होगा। आगे सवाल पे हम बढ़ जाते हैं। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है और इस सवालों में। 36 54 60 का सबसे छोटा सारगुणज। 36 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। मैंने बताया कि सबसे छोटा सारगुणज का मतलब होता है लासा। लासा निकालोगे 2 से काटोगे 18 आएगा, यहाँ से 2 से काटोगे 57 आएगा, यहाँ 30 आएगा। फिर 2 से काट दोगे 9 आएगा, 27 आएगा, फिर यहाँ पर 15 आएगा। फिर सर आप यहाँ से 3 से काट दोगे 3 3 9, 3 3 27, 3 5 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15 आ जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि अब यहाँ पे एक तो आ जाएगा 3 और एक बार आ जाएगा 5, ठीक है। तो कुल मिला के आपके कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ये आपके आ गए। यहाँ से निकालोगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 60 तियाँ कितने आ जाएंगे 180, ठीक है। तो 180 आ गया यहाँ पे सबसे छोटा सारगुणज। इसको भाग देना किससे, 90 से। जब 180 को सर 90 से भाग दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कहीं गलती कर रहे हैं हम। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 निम 180 और 180 को हमें किससे भाग देना है, 90 से भाग देना है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हमने ये कर दी कि यहाँ पर जो है आपका 3 बार था। देखो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 60 तियाँ आपके 180, 180 तियाँ होते हैं 540। तो यहाँ पर जो आएगा 540 आएगा और 540 को आपको 90 से भाग देना है तो आपका आंसर आएगा सर 6। तो ये हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, ठीक है, इसको सही कर लेना। आगे हम बढ़ जाते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को। 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। 5 दर्जन का मतलब हुआ 5 गुणा 12 बराबर 60 टॉफियाँ हैं। अमिता को कितना भाग दे दिया भाई, अमिता को इसने 60 का 1/3 भाग दे दिया अमिता को, तो मतलब 20 टॉफियाँ दे दी अमिता को। 2/5 भाग अनिल को। अनिल को कितना दिया है भाई, 60 का 2/5 भाग दे दिया अनिल को। 5 से काटोगे 12 आएगा, मतलब 24 टॉफियाँ दे दी अनिल को।
1/12 भाग हमीदा को 60 का 1/12 भाग दे दिया। 12 पंजे 60, मतलब 5 टॉफियाँ दे दी हमीदा को। सोनू के पास कितनी टॉफियाँ बची? अब देखो सोनू के पास टॉफियाँ थी कितनी, 60। 60 में से कितनी टॉफियाँ उसने दे दी? 20 दे दी, 24 भी दे दी, 5 दे दी हैं। मतलब 60 में से उसने कुल मिला करके 20 24 आपके हो गए 44, 5 49 टॉफियाँ उसने दे दी। तो आपके पास कितनी टॉफियाँ बचेंगी? 11 ही तो बचेंगी सोनू के पास। तो सोनू की जो टॉफी आ गई 11। ऑप्शन नंबर मेरे में सी सही है, आपके में कुछ और भी हो सकता है। आंसर इसका वैसे 11 सही है। अगला सवाल देखिए, 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस रिक्त स्थान 2.5। ये सवाल है। तो इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब होता है 1, प्लस 12,000 का मतलब होता है 1000, तो 1000 से गुणा कर दो। 11,012 2.5, रिक्त स्थान में 2.5 आएगा, रिक्त स्थान में x मान लो और 2.5 की जगह लिखोगे आप 10, ठीक है, क्योंकि 2.5 10 की होती है। 112 प्लस ये हो जाएगा 12,000 बराबर 11,012 प्लस 10 गुणा x। 12,000 और यह 112, तो ये हो जाएगा 12,112। इसको इधर ले आओ तो 11,012 हो जाएगा माइनस का 10 गुणा x। घटा दो सर, 2 में से 2 गए 0 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, बराबर 10 गुणा x। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो 1100/10, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ से 110 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये है कि एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी? एक ही माप की 23 बोतल हैं, उनमें 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। तो यहाँ पर देखो 23 बोतल हैं, 23 बोतलों में कितना दूध है बताओ? 23 बोतलों में जो टोटल दूध है वो आपका 51 लीटर और 750 मिलीलीटर है। ये 23 बोतलों में है। तो सर आप इसका टोटल ml निकाल लो। टोटल जो अगर आप इसको ml में निकालोगे तो 51 प्लस 51, आपको पता है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 51 लीटर में होंगे 51,000 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर और ये रहे। तो टोटल जो मिलीलीटर हमारे पास है 51,750 मिलीलीटर हमारे पास है। ये आते हैं सर 23 बोतल में। मैं आपसे कहूँ कि सर 20 बोतल में 100 लीटर दूध आता है, तो मुझे बताओ एक बोतल में कितना आएगा? तो आप किससे कहोगे सर 20 से भाग दे दो, एक बोतल में आएगा 5 लीटर दूध। समझ गए इस बात को? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 23 बोतल में 51,750 मिलीलीटर दूध आ रहा है, तो एक बोतल में कितना आएगा सर? 23 से भाग दे देंगे हम इसको। 23 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 23 दूनी 46, 11 में से 6 गए, आपका बचेगा 5, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, सॉरी 7 उतर जाएगा, 23 फिर 2 बार जाएगा, फिर यहाँ उतरेगा 5, 23 पंजे 115, 0, यहाँ पे 0 लगा दो। तो सर एक बोतल में आ रहा है 2250 ml दूध। हमें 16 बोतलों में निकालना है, तो 2250 की 16 से गुणा नहीं कर सकते हम, बताओ। 16 पंजे 80 का 0, यहाँ से लगा 8, 16 दूनी 32, 8 40 का 0, यहाँ से लगा 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36। सर 36,000 ml दूध आएगा, मतलब 36 लीटर दूध आएगा कुल मिलाकर के। कितना आएगा? 36 लीटर दूध आएगा। समझ गए इस बात को? एक सवाल और बचा है, फटाफट से कर लेते हैं। 16 बोतलों में कितना दूध आया? 36 लीटर। एक सवाल और बचा है कि मानचित्र पर आधे सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर को निरूपित करती है। मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जो है 200 किलोमीटर को निरूपित कर रहा है। सर आधा सेंटीमीटर 200 किलोमीटर को निरूपित कर रहा है, तो सर मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर कितने को करेगा? 1 सेंटीमीटर करेगा 400 किलोमीटर को। अब सवाल पे आ जाओ।
सवाल में ये कह रहा है कि दो नगरों की बीच की दूरी 1800 किलोमीटर पर है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। अब बताओ 400 किलोमीटर की दूरी जो है करी जा रही है 1 सेंटीमीटर से निरूपित। तो सर 1800 किलोमीटर की दूरी पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर निरूपित करोगे। सर 1800 में से अगर आप 1800 को तोड़ोगे तो आपके पास 400 प्लस 400, ठीक है, प्लस 400 प्लस 400 और प्लस 200 आपके पास आएगा। सर तोड़ लिया आपने, 1800 को आपने 400 400 400 400 प्लस 200 में तोड़ा। सर इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि सर हमें 400 किलोमीटर की दूरी पता है कि 400 को हम कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो 400 को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और सर 200 किलोमीटर कितने के बराबर है, आधे सेंटीमीटर के, तो मतलब 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 2 3 4 और आधा हो जाएगा 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर की दूरी से ये निरूपित होगा। ऑप्शन नंबर हमारे में ए सही है, आपके में कुछ और भी हो सकता है। तो ये था आज का पेपर था आपका फरवरी 2016 का पेपर था, और वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।